नमस्कार, दुनिया इस हफ्ते के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। एज ऑफ एक्सट्रीम्स, एज ऑफ रेवोल्यूशंस जैसी प्रसिद्ध किताबों के लेखक और इतिहासकार एरिक हॉब्सबॉम अगर आज होते तो आज के युग को क्या कहते? शायद कहते कि आज का युग लोकतंत्र में अनिश्चितताओं का युग है। भारतीय राज्यों में हम सरकारों के बदलने का दौर तो देखते रहते हैं, लेकिन बात केवल भारत के सरकार की नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें तो पाकिस्तान में आजादी के बाद से लेकर आज तक कोई भी प्रधानमंत्री अपना शासनकाल पूरा नहीं कर सका है। लेकिन ये बात केवल भारतीय उपमहाद्वीप की नहीं है। अगर अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जाएं तो इंग्लैंड में हमने हाल के कुछ महीनों में कई प्रधानमंत्रियों को आते जाते देखा। लेकिन एक और देश है जो अक्सर चर्चा में रहता है किसी न किसी विवाद की वजह से, मध्य पूर्व के विवाद की वजह से। देश का नाम है, आपने गेस कर लिया होगा, इजराइल। लेकिन इस बार इजराइल के चर्चा में होने की वजह कोई विवाद नहीं, बल्कि वहां भी संसदीय चुनाव। असल में इजराइल पिछले कुछ सालों से राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है। पिछले 4 साल से भी कम समय में 4 बार आम चुनाव हो चुके हैं। कोई भी पार्टी स्थिर सरकार देने में कामयाब नहीं रही है। हालिया चुनाव 5वें नंबर का चुनाव था। इस चुनाव में बेंजामिन नेतन्याहू की जीत हुई, जिन्होंने कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। इस चुनाव में जीत के बाद नेतन्याहू फिर से सत्ता पर काबिज होने के लिए तैयार हैं। इस चुनाव परिणाम से एक बात जो समझ में आ रही है वो ये कि इजराइल में फिर से धुर दक्षिणपंथी पार्टी का वर्चस्व बढ़ रहा है। नेतन्याहू जिस लिकुड पार्टी से ताल्लुक रखते हैं वो एक दक्षिणपंथी पार्टी है। वहीं मौजूदा प्रधानमंत्री यार लेपिड की गठबंधन सरकार में अरब प्रतिनिधियों की मौजूदगी है जो तुलनात्मक रूप से नरम है। ऐसा माना जा रहा है कि इस चुनाव में फिलिस्तीन के कट्टर विरोधियों ने लिकुड पार्टी को वोट दिया है, जो एक राष्ट्रवादी पार्टी के तौर पर जानी जाती है। नेतन्याहू फिलिस्तीन में या फिलिस्तीन के खिलाफ हमेशा आक्रामक रहने वाले नेता के तौर पर जाने जाते हैं। दूसरी ओर नेतन्याहू लगातार ईरान पर हमलावर रहे हैं, खास करके न्यूक्लियर डील को लेकर। ऐसे में ईरान विरोधी खेमे को फिर से मजबूती मिलने की संभावना है। हालांकि ये चुनाव परिणाम भारत के लिए भी गुड न्यूज जैसा है। नेतन्याहू के लौटने को भारत के लिए अहम माना जा रहा है। जब पीएम मोदी 2017 में इजराइल दौरे पर गए थे, तब उनके और नेतन्याहू के बीच अच्छी केमिस्ट्री देखी गई। अभी जब नेतन्याहू ने जीत हासिल की, तब पीएम मोदी ने उनको बधाई देने वाले ट्वीट में उन्हें अपना दोस्त बताया। माना जा रहा है कि उनके सत्ता में लौटने से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि होगी। अब यहां पर 2-3 सवाल हैं। एक तो ये कि इजराइल में नेतन्याहू के लौटने के क्या मायने हैं। दूसरा ये कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इससे क्या परिवर्तन देखने को मिल सकता है। और तीसरा सवाल ये कि नेतन्याहू के आने से भारत इजराइल रिश्तों पर क्या फर्क पड़ेगा। पहले इजराइल के बारे में जान लीजिए। इजराइल पश्चिम एशिया का एक देश है। ये भूमध्य सागर के दक्षिण पूर्वी तट और लाल सागर के उत्तरी तट पर स्थित है। ये उत्तर में लेबनान, उत्तर पूर्व में सीरिया, पूर्व में जॉर्डन और दक्षिण पश्चिम में मिस्र के साथ सीमाएं साझा करता है। ये फिलिस्तीन के 2 क्षेत्रों, वेस्ट बैंक से पूर्व में और गाजा पट्टी से पश्चिम में घिरा हुआ है। तेल अवीव देश का आर्थिक और तकनीकी केंद्र है, जबकि सरकार की घोषित राजधानी यरूशलेम है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने पूर्वी यरूशलेम पर इजराइल की संप्रभुता को अभी मान्यता नहीं दी है। इजराइल ने मई 1949 में संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता ली। यह विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी सदस्य है। इजराइल ने सितंबर 2010 में OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की सदस्यता ली, जबकि 1995 में इसने विश्व व्यापार संगठन की मेंबरशिप हासिल की। जहां तक नेतन्याहू की जीत के मायने की बात है, तो केवल नेतन्याहू ही नहीं, बल्कि उनकी लिकुड पार्टी भी पारंपरिक रूप से फिलिस्तीन और फिलिस्तीनियों की घनघोर विरोधी है। इसलिए माना जा रहा है कि ये चुनावी नतीजा फिलिस्तीनियों के लिए मुसीबत लेकर आएगा और अरब देशों के साथ इजराइल की तलखी में और इजाफा करेगा। जिस अल अक्सा मस्जिद का नाम हम अक्सर सुनते रहते हैं, वो एक विवादित इलाका है जिस पूर्वी यरूशलेम पर इजराइल की संप्रभुता को मान्यता नहीं मिली है। वहीं पर अल अक्सा मस्जिद स्थित है। यही वजह है कि इसे लेकर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच खींचतान चल रही है।
दूसरी ओर 2018 में जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान न्यूक्लियर डील तोड़ दी थी, तब नेतन्याहू उस मुद्दे पर ट्रंप के साथ दिखे थे। ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने के फैसले का भी उन्होंने समर्थन किया था। यही कारण है कि अरब देश नेतन्याहू के घोर विरोधी हैं। कहा जा रहा है कि अरब इजराइल के बीच तनाव में और इजाफा हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि नेतन्याहू के आने के बाद अब्राहम अकॉर्ड की प्रगति भी धीमी पड़ जाएगी। हालांकि अभी महज 2 अरब मुल्क यूएई और बहरीन ही इसके दायरे में आ सके हैं, लेकिन नेतन्याहू की वापसी से इसमें और देशों के जुड़ने की संभावना कम हो जाएगी। इसलिए नेतन्याहू के लौटने से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी बदलाव की अटकलें लगाई जा रही हैं। सवाल है कि नेतन्याहू की जीत को भारत के लिए फायदेमंद क्यों बताया जा रहा है। भारत और इजराइल के बीच 1992 से द्विपक्षीय संबंध हैं। एशिया में भारत इजराइल का दूसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि वैश्विक स्तर पर 9वां बड़ा साझेदार। 1992 में जब कूटनीतिक रिश्तों की शुरुआत हुई, तब दोनों देशों के बीच $200 मिलियन का द्विपक्षीय व्यापार था और 2021-22 आते आते ये व्यापार $7.86 बिलियन तक पहुंच चुका है। भारत के नजरिए से अच्छी बात यह है कि इसमें भारत को व्यापारिक घाटा नहीं हो रहा है। हालांकि सभी देशों के साथ कुल मिलाकर भारत व्यापारिक घाटे के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि नेतन्याहू के कमबैक के बाद दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता हो सकता है, क्योंकि पीएम मोदी और नेतन्याहू के बीच संबंध बेहद मधुर रहे हैं। इसके अलावा नेतन्याहू की ये जीत फौरी तौर पर भारत के साथ इजराइल के रिश्तों को और मजबूती देगी। भारत I2U2 समूह का सदस्य है। इस संगठन में भारत के अलावा अमेरिका, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात हैं। इसकी पहली बैठक इसी साल जुलाई में हुई थी। इसके आगामी लक्ष्यों में भारत केंद्रित कुछ योजनाएं भी हैं, जैसे गुजरात में $33 करोड़ की लागत वाली 300 मेगावाट की हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना और देश के विभिन्न हिस्सों में फूड पार्क विकसित करने के लिए $2 अरब की निवेश योजना। चूंकि जैसा कि हम कई बार बता चुके अब तक, नेतन्याहू से पीएम मोदी के रिश्ते अच्छे हैं, लिहाजा भारत को इसका लाभ मिल सकता है। बहरहाल बेंजामिन नेतन्याहू अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों में कितना बदलाव लाएंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। अब इस कहानी के बाद इस कहानी पर आधारित एक सवाल है, भारत इजराइल व्यापारिक रिश्तों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि बेंजामिन नेतन्याहू से भारत को ज्यादा उम्मीदें क्यों हैं। दुनिया इस हफ्ते के इस एपिसोड में इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, इसको लेकर आपके क्या सुझाव हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। हमें आपके फीडबैक्स का इंतजार रहता है। नमस्कार।